क्या होता है रासायनिक समीकरण, कैसे हम पहचानते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है, किस तरीके से उसको लिखा जाता है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। पिछले क्लास में हमने आपको रासायनिक अपक्रिया पढ़ाया था। हमने आपको बताया था कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। रासायनिक अपक्रिया जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं, क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको ही हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ये हमने पिछले क्लास में आपको बताया था। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर उसको जरूर उस वीडियो को पीछे वाला देख लीजिए। हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया था। कि यदि हम मैग्नीशियम रासायनिक समीकरण में ही, यदि रासायनिक अपक्रिया में, कि यदि हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का क्रिया कराएं तो हमको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड यह हमने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। इसको हमने रासायनिक अपक्रिया में आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया था। अब क्या होता है रासायनिक समीकरण, तो हमने रासायनिक अपक्रिया पढ़ा कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को मिला देते हैं और दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाने से एक नया तत्व बना देते हैं तो वह रासायनिक अपक्रिया करते हैं। सेम यही प्रोसेस यहाँ भी है, लेकिन अब क्या होने वाला है, अभी हमने सीधा नाम लिखा था। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था मैग्नीशियम, यहाँ पे लिखा था ऑक्सीजन और बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम सीधे नाम ना लिख के अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब हम इसका सूत्र लिखेंगे। तो मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg, ऑक्सीजन होता है O2। ऑक्सीजन कभी भी O नहीं लिखा जाता है जब भी अकेला आता है, ठीक है। देखिए एक चीज यहाँ भी हम कंफर्म कर दें, यदि ऑक्सीजन ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है नवजात ऑक्सीजन है। कौन सा ऑक्सीजन है, नवजात ऑक्सीजन है, ठीक है। इस तरीके से भी लिखा हुआ है। और जब भी अकेला ऑक्सीजन लिखा जाएगा तो वहां पे O2 ही आता है। क्यों आता है, समझिए बात को। हमने आपको जो बेसिक क्लास पढ़ाया था तो उसमें एक चीज बताया था कि O जो है, O के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको हमने बताया था पहले कक्षा में, क्योंकि O का परमाणु क्रमांक 8 होता है, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो कैसे भरा जाता है पता है ना आपको, O का 8 होता है तो भरने के लिए क्या किया जाता है, इसको भरने के लिए सबसे पहले 1s2 2s2 2p पे 4, तो ये कितना है लास्ट में 6 ही तो आया, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन है, होने कितना चाहिए, होना चाहिए अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकता है, तो उसके लिए एक और ऑक्सीजन लिया जाता है जिसके 6 इलेक्ट्रॉन हो, और इन 6 इलेक्ट्रॉन और इस 6 इलेक्ट्रॉन में से 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो जाता है। अब देखिए इसके पास 8 है या नहीं है, 4 4 8, और इसके पास 4 4 8, दोनों के पास 8 8 पूरा हो चुका है। इस तरीके से तो जब भी ऑक्सीजन को लिखा जाए तो डबल लिखना पड़ता है। क्यों, क्योंकि 8 पूरा करना है, ठीक है। इसी तरह से नाइट्रोजन यान को भी जब लिखा जाता है तो उसको भी डबल लिखा जाता है, ठीक है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, सब मतलब आपको पता भी हो, अगर नहीं पता है तो आप उसको पता करिए, थोड़ा सा उस पर ध्यान रखिए, आपको आएगा समझ में, ठीक, कैसे साझेदारी होती है। तो Mg हो गया प्लस O2 हो गया, और यह Mg और O2 जब मिले तो क्या हुआ, Mg और O2 मिलके MgO बना दिए। अब यहाँ डबल लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है डबल लिखने की आवश्यकता भाई, डबल लिखने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आपने क्या किया, डबल लिखने के, क्योंकि ये Mg के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ अकेला था ऑक्सीजन तो इसके लिए हमने डबल लिखा, यहाँ Mg के साथ जुड़ा हुआ है तो इसके लिए हम डबल नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये आपका खत्म हो गया। तो अब रासायनिक समीकरण आपको समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आ रहा होगा कि रासायनिक समीकरण क्या है, जब हम किसी अभिक्रिया को
उसके प्रतीकों के द्वारा। जैसे मैग्नीशियम को किससे लिखा जाता है? Mg से। आवर्त सारणी में आप देखिएगा पीरियोडिक टेबल में, Mg से। ऑक्सीजन को किससे लिखा है? O2 से। मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से। जब किसी अभिक्रिया को उसके प्रतीकों या सूत्रों, सूत्र भी कहते हैं ना, तो जब किसी अभिक्रिया को उसके प्रतीकों या सूत्रों के रूप में लिखा जाता है उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। परिभाषा आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो हम नोट्स प्रोवाइड करा देंगे आपको, नोट्स आपको आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमने एग्जांपल दे दिया, हमने समझा दिया आपको रासायनिक समीकरण क्या है। अब रासायनिक समीकरण में ही कुछ चीजें और आती हैं, उनके विषय में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आपको ये समझ में आया ना कि रासायनिक समीकरण क्या होता है? जब किसी अभिक्रिया को उसके सूत्रों के द्वारा, उसके तत्वों के सूत्रों के द्वारा लिख दिया जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत ही आसान है, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आसानी से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट पे आते हैं हम कि इसको लिखने की क्या विधियां हैं, कैसे इसको हम लिखते हैं। तो लिखने की जो विधियां हैं, लिखने की विधि यह है कि सबसे पहले आपको क्या करना है? एक तरफ अभिकारक लिखना है, इधर वाले को हम क्या कहते हैं? अभिकारक। जो हिस्सा लेता है, यही दोनों तो आपस में क्रिया कर रहे हैं ना, जुड़ रहे हैं ना, तो जो जुड़ते हैं उनको हम कहते हैं अभिकारक, और जो निकलता है, जैसे यहाँ MgO निकला है ना, तो उसको हम कहेंगे उत्पाद। है समझ में? तो यह क्या है? अभिकारक है, और यह क्या है? आपका उत्पाद है। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से यह लिखने की विधि है, एक तरफ हम अभिकारक लिखते हैं और एक तरफ उत्पाद लिखते हैं। और क्या लिखने की विधि है? जब दो तत्वों को आपस में जोड़ते हैं तो हमेशा बीच में क्या आता है? प्लस आता है। उत्पाद को दिखाने के लिए सबसे पहले बीच में क्या आना चाहिए? तीर आना चाहिए। ये सब इसके लिखने के प्रकार है। तीर जरूर आना चाहिए उत्पाद दिखाने के लिए कि यहाँ ये दोनों जुड़े हैं, उनसे निकला है MgO। ठीक है, तीर आया बीच में। एक लिखने की विधि है, एक लिखने की विधि है कि आप Mg और O2 दो तत्व लिख रहे हैं ना, तो दो तत्व सीधे आप नहीं लिखोगे, जब भी दो तत्वों को लिखोगे तो उसके बीच में क्या लिखना पड़ेगा? प्लस लिखना पड़ेगा। तो एक एक नियम यह है, एक तरफ अभिकारक और एक तरफ उत्पाद लिखना है। ठीक है, यह आपका हो चुका रासायनिक समीकरण समाप्त। अब ये देखिए, जो रासायनिक समीकरण बना है, अभी इसको हम संतुलित करेंगे। संतुलित करने का मतलब क्या हुआ भाई? देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? O2, दो ऑक्सीजन है ना, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? एक ऑक्सीजन है। तो क्या यह संतुलित है? संतुलित का मतलब समीकरण होता क्या है, इसको समझ लीजिए, संतुलित आपको समझ में आएगा। समीकरण क्या है? जैसे आप मैथ में पढ़ते हो या कहीं भी पढ़ते हो, समीकरण का मतलब हुआ कि दोनों पक्ष बराबर हो जाए, इधर वाला और इधर वाला क्या हो? बराबर हो, तब उसको हम कहेंगे कि यहाँ यह एक समीकरण है। लेकिन यहाँ तो बराबर नहीं है, तो यानी कि इसको हमको बराबर भी करना पड़ेगा। तो कल के वीडियो में हम आपको यही सिखाएंगे कि कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। उसके पहले, कल के वीडियो में पहले हम पढ़ेंगे द्रव की अविनाशिता का नियम, और फिर पढ़ेंगे कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब यदि हम बात करें यहाँ पे, फिर से वापस आए तो अब एक बार दोहरा देते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने पिछले क्लास में पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं और एक नए तत्व का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं और एक नए तत्व का निर्माण करते हैं। जैसे चीनी प्लस पानी क्या बनाता है? आपका शरबत बनाता है। ठीक है, फिर हमने आज जो पढ़ा, हमने पढ़ा रासायनिक समीकरण के बारे में। तो हमने बताया कि जो रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व होते हैं, जब उनको सूत्रों के द्वारा लिख दिया जाए, जैसे ये तो रासायनिक अभिक्रिया थी और इसको हमने क्या किया? सूत्र के रूप में लिख दिया। ऐसे समझिए, यह क्या है? आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, अभी लेकिन जब हमने इसको सूत्र के रूप में लिख दिया तो यह क्या हो गया? रासायनिक समीकरण बन गया। ठीक है, तो जब रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूत्रों के रूप में लिखा जाता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। है समझ में आपको? यह दोनों इसका है।
अब हमने एक चीज और बताया कि जो हिस्सा लेता है जो तत्व उसको हम अभिकारक करते हैं, और जो बनता है उसको हम उत्पाद करते हैं, प्रोडक्ट उत्पाद करते हैं। ठीक है, ये आपका समाप्त। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही। कल के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि द्रव की अविनाशता का नियम क्या होता है, और द्रव की अविनाशता के नियम के बाद एक चीज और हम पढ़ेंगे कि ढांचा समीकरण क्या होता है। ढांचा समीकरण, तो कल के वीडियो में यह दो चीज हम पढ़ने वाले हैं, ढांचा समीकरण और द्रव की अविनाशता का नियम। द्रव की अविनाशता का नियम और ढांचा समीकरण कल के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही छोटी छोटी क्लासेज आपको डेली इस चैनल पे मिलती रहती हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।